श्री तनुज पुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया और वो भी इस अहम फाइनेंस बिल पे, वित्त विधेयक पे 2024। बहुत अहम मुद्दा है। मैं देवा महादेवा की पावन धरती से, बाराबंकी से आता हूं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के जितने हमारे वोटर्स हैं, लोग हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बीच में, पूरे देश के बीच में अपनी बात रखने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। उत्तर प्रदेश को हम लोग राम जन्मभूमि के नाम से बुलाया करते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि है ये। और भगवान श्री कृष्ण गाय के बीच में खेला करते थे, मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे, लेकिन अगर आज इस युग में वो दोबारा प्रकट हो जाए तो शायद मक्खन ना खा पाए, क्योंकि 12% तक का टैक्स इस मक्खन पे आज लगाने की सरकार ने लगाने का काम किया है। हमारे और भी दूध के जितने आइटम हैं उनके ऊपर 5% से 12% तक का आज टैक्स। आम आदमी अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहता है, पनीर खिलाना चाहता है, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। नई टैक्स रजीम लेकर के आए आप, साथ साथ पुरानी टैक्स रजीम भी चल रही है। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि पुरानी में जाए कि नई में जाए। उसमें अलग कंफ्यूजन है कि आप एक बार बदल लीजिए, उसके बाद वापस आ जाइए, उसके बाद दोबारा आप उसमें चले जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रोक लगी है, नहीं रोक लगी है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। अगर टैक्स रजीम रखनी है आपको तो कंफ्यूजन हटा के एक ही रखे। ये नई टैक्स रजीम जो है, इसमें आपने जो सेविंग्स है उसको इंसेंटिवाइज करने का काम नहीं किया, उसको बिल्कुल आम आदमी के भरोसे छोड़ दिया है कि आपको जो सेव करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। पुरानी टैक्स रजीम में इसके इंसेंटिव्स दिए जाते थे, देश में बचत दर बढ़ रही थी, बचत हो रही थी, लेकिन क्या सरकार ने सोचा है कि अगर जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, वो बचत करना कम कर देगा तो उससे हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा। हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, डोमेस्टिक सेविंग्स की बात मैं अगर करूं तो हमारे प्राइवेट लोगों की भी और सरकार की भी जो वित्तीय आवश्यकता है उन सब को ये पूरा करता है। और सरकार का जो ऋण है वो 95% से ज्यादा भारतीय मुद्रा में है। और अगर ये सेविंग्स कम होती चली गई, अगर कम हो गई, तो फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा। हमारे जो टैक्स स्लैब हमने दिया गया है, इस बार दिया है, बहुत ही मामूली राहत मिडिल क्लास को दी। मिडिल क्लास ये सोच के बैठा था कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी, बड़े सालों से उसकी आस थी, लेकिन हर बार उसको झुंझुना पकड़ाने का काम सरकार ने किया है। और इस बार तो खास तौर से जो मामूली बदलाव जो उन्होंने किया है उससे ज्यादा कोई फायदा मिडिल क्लास तक, मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंचा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो शायद टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं आते, पिछले 6 सालों में उनकी आमदनी जो फ्लैट हो चुकी है, उसमें कोई बढ़ावा नहीं हुआ है, उसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं की। उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई। तो क्या हमारे देश का मजदूर इसी तरह से मायूस होता रहेगा? हमारे देश में कई सालों से, खास तौर से 2018 या 19 से कॉरपोरेट दुनिया में, कॉरपोरेट सेक्टर को भारी टैक्स में छूट दी गई। 30% था, 25% हो गया, 22% हो गया कुछ सेक्टर। उनका कर्जा भी माफ किया गया। लेकिन हमारे किसानों से, हमारे मिडिल क्लास से, हमारे मजदूरों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उनके बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया। बहुत ही मामूली जो राहत देते हैं वो एक तरह से झुंझुना पकड़ाने का ही काम है। इंडेक्सेशन के बारे में कई बात हुई। हमारे जो आम आदमी है, खास तौर से किसान जो वर्ग है, वो प्रॉपर्टी लेता है, वो सोचता है कि आगे अगर कोई वित्तीय संकट हमारे ऊपर आया तो हम इसको बेच करके उससे बाहर निकलेंगे। अगर हमारे घर में बेटे बेटी की शादी हुई तो पैसा कहां से आएगा, उसके लिए वो प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन आज इंडेक्सेशन हटा करके
ये एक बहुत बड़ा प्रहार हमारे किसानों पे, हमारे मिडिल क्लास के ऊपर किया गया है। अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है, बहुत बड़ा एक फासला आज के समय हो गया है। जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है। पूरे देश की जो संपत्ति है, पूरे देश का जो पैसा है, वो चंद लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। अमीरों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बन रही हैं। उनके पैसे, उनके जो टैक्स हैं, उसको बार बार कम किया जा रहा है। लेकिन गौर फरमाने की यह बात है कि किसान से किस तरह की वसूली आज हो रही है। किसान के जो खेती बाड़ी के उपकरण हैं, ट्रैक्टर है, उसके पुर्जे हैं, फर्टिलाइजर है, इन सब के ऊपर भारी जीएसटी आज लगा हुआ है, भारी टैक्स लगा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। वसूली कर रहे हैं लेकिन देना चाह नहीं रहे। फर्टिलाइजर के ऊपर मैं, खाद के ऊपर मैं अगर बात करूं तो देखा जाए तो 5% जीएसटी है केवल। लेकिन उसके रॉ मटेरियल्स की तरफ किसी ने देखा? सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रॉ मटेरियल्स के ऊपर 18% तक का जीएसटी लगा है। स्टैंडिंग कमिटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने रेकमेंड किया कि ये जीएसटी हटना चाहिए। जीएसटी काउंसिल में भी प्रपोजल गया कि ये हटना चाहिए टैक्स, लेकिन सरकार की तरफ से इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बार भी हमको, हमारे किसानों को मायूस होना पड़ा है। किसान की आय क्या ऐसे दुगनी होगी? बार बार किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। अगर किसान की आय दुगनी हो भी गई तो खर्चे 4 गुने बढ़ जाएंगे माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं किसानों की क्योंकि बात हो रही है तो हमारे बाराबंकी के बारे में बात कर लूं। बाराबंकी में एक फसल होती है मेंथा, जिसका नाम है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है फसल। इससे पेपरमिंट का तेल, मेंथा का तेल निकलता है। वो तेल टूथपेस्ट, चॉकलेट, टॉफी, दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल्स में, हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारा किसान जून जुलाई की कड़कती गर्मी में इस फसल को पैदा करता है, उसके ऊपर 12% जीएसटी इसकी फसल पे लगाते हैं। आज जीएसटी लगाते हैं सर। ये टैक्स लगाने से हमारे जितने किसान हैं उनको उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सिंथेटिक मेंथा जो विदेश से आता है, खासतौर से चीन से आता है, उस पे भी 12% जीएसटी है। हमारे किसानों के ऊपर भी 12% जीएसटी। इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया बहुत सारे माध्यमों से, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो बुनकर भाई हैं, बुनकर भाइयों के सूत के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, हमारे उनके धागे के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और हैंडलूम के ऊपर पहली बार इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया था। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें, बहुत बड़े वादे किए थे। 1 मिनट लूंगा सर बस। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत आज ये है कि चाइना से पुर्जे उठा करके यहां लाए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर उनको जोड़ करके, असेंबल करके, और यहां पे मेक इन इंडिया का उसके ऊपर ठप्पा लगा करके बेचा जा रहा है। ये हमारे देश में आज असेंबली हो रही है सर मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर। अब आप बात करें तो हमारे देश में जितने जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो छोटे उद्योग का काम करना चाहते हैं, उन सब का क्या होगा? वो सिर्फ असेंबल करते रह जाएंगे क्या? ई कॉमर्स के बारे में मैंने देखा अभी इस आपके विधेयक में जो है इक्वलाइजेशन लेवी जो लगी थी 2% की, वो हटा दी गई। यानी कि जो नॉन रेजिडेंट यहाँ पे हमारे ई कॉमर्स के कंपनी खोलना चाहते हैं, नॉन रेजिडेंट, उनके ऊपर अब लेवी नहीं लगेगी। हमारे डोमेस्टिक जो ई कॉमर्स करने वाले हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक्साइज ड्यूटी की बात करूं, पेट्रोल डीजल पे, उसके बारे में कई लोगों ने चर्चा करी है। मुख्य रूप से मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस बार जो बिल आया है उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं दिखी पुराने वर्षों से। कोई आम आदमी के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। केवल बड़े बड़े जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए ये फाइनेंस बिल आया है। जो हमारी उम्मीदें इतनी सारी थी हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को, हमारे किसानों को, क्योंकि उम्मीदें बहुत बड़ी थी इसलिए निराशा भी बहुत बड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज यहां बोलने का मौका दिया। जय हिंद। श्री डी रवि कुमार।